वीरपुर में दो भाई रहते थे, बालू और मालू। बालू और उसका परिवार बहुत गरीब थे। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एक बार बालू की बेटी भूख से परेशान थी, लेकिन बालू के पास खाना लाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। पापा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटे, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। बालू ने वादा तो कर दिया, पर उसकी जेब खाली थी। उफ, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, मुझे कहीं ना कहीं से खाना लाना ही पड़ेगा। मेरे भाई मालू से मदद मांगनी पड़ेगी। मालू के पास सभी साधन थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। रहने को घर, पहनने को कपड़े, गाड़ी और सब कुछ जो किसी अमीर इंसान के पास होता है। पर मालू दिल से फकीर था, वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। मेरे भाई मालू, मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बस थोड़ा सा उधार दे दो, मैं 2-1 दिन में ही चुका दूंगा। बालू, तू अच्छा हुआ तू आ गया। मैं भी कई दिन से तुझसे बात करने का ही सोच रहा था। भाई, चौक में एक दुकान मिल रही है, मैं खरीद रहा हूँ। बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तुम मिला दो तो थोड़े बात बन जाए, दोनों भाई मिलके कुछ कमा लेंगे। मालू, तुमने शायद सुना नहीं, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मेरे पास उसके लिए रोटी लाने को भी पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। बालू, वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, मैं आज तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब खुद ही पैसे की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ। ठीक है मालू, मिलते हैं। मुझे और कुछ इंतजाम करना होगा। जंगल में जाता हूँ, शायद कहीं कोई फल लगे मिल जाए तो तोड़ लाऊंगा। लाली भूखी है। उदास बालू जंगल में गया, पर पतझड़ के मौसम में कहीं फल मिलना मुश्किल था। बालू सर पकड़ के बैठ गया। हे भगवान, रास्ता दिखा। जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं क्या करूं? वही पास से एक महात्मा गुजर रहे थे। तुम बहुत उदास हो भाई, क्या हुआ? मुनिवर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे बच्चे और बीवी भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, तुम थोड़ा काम करो। लो, ये 2 सामान तुम उठाओ और मेरे साथ चलो। जी महाराज, क्या मेरे परिवार की भूख मिटाने के लिए कुछ दे सकेंगे मुझे? अवश्य, हमेशा हमेशा के लिए आओ मेरे साथ। बालू, सामान को यहां रखो और इस संदूक को खोलो। इसमें एक चक्की रखी है, वो तुम्हारे लिए है। महाराज, ये तो चक्की है, मुझे तो अनाज की आवश्यकता है। सिर्फ चक्की से क्या होगा? बालू, मेरे एक मित्र थे, पंडित आदित्यनाथ। ये चक्की उनकी ही है। उनको अब इसकी जरूरत नहीं है। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसमें जो चाहे वो निकाल सकते हैं, खाने का सामान या कुछ और भी। बस सामान का नाम लो और चक्की चलाओ, सामान बाहर निकलता चला जाएगा। इतना कि अब कभी तुम और तुम्हारा परिवार भूखा नहीं सोएगा। हाँ, और एक बात याद रखना, ये जो लाल कपड़ा है ना चक्की के ऊपर, वो उसको रोकने के लिए डालना होगा, वरना चक्की नहीं रुकेगी कभी। महाराज की जय हो। मैं जाता हूँ जल्दी, मेरी बच्ची इंतजार कर रही होगी।
आ गए। उनके हाथ में कुछ है, जरूर कुछ खाने का होगा। और आज मेरी प्यारी बेटी क्या खाएगी? दाल, रोटी और चावल भी मिलेगा क्या? है ना, जो भी तुम्हारे मन में है वो मिलेगा। बैठो और देखो। चक्की ओ चक्की कर दे कमाल, लाली खाएगी चावल रोटी और दाल। वाह पापा, खाना आ रहा है। चक्की ओ चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। ऐसी दाल तो मैंने कभी नहीं खाई, बहुत स्वाद है। तुम भी खाओ ना। चक्की ने बालू का जीवन ही बदल दिया। अब उसने एक मिठाई की दुकान भी खोल ली और वो सभी की मदद करता। उसकी दुकान से कोई भूखा नहीं जाता था। वहां हर तरह की मिठाई थी। कौन बनाता था? हाँ, चक्की। फिर एक दिन दुकान से मालू गुजर रहा था। अरे बालू, तू मिठाई की दुकान में काम कर रहा है। अच्छा, मिठाई बनाता है या गल्ला संभालता है? मेरे भाई मालू, आओ, ये मेरी ही दुकान है, किराए पे ली है। यहाँ सारा काम मैं ही करता हूँ। अरे तुझे पता है, यही दुकान तो थी जिसको मैं खरीदने वाला था। थोड़े से पैसे कम पड़ गए, एक बड़े सेठ ने इसको खरीद लिया। इतनी सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पे, तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना? बहुत चक्की चलानी पड़ती है भैया। आओ बताता हूँ। हाँ, तेरे पास जादू की चक्की है, कुछ भी दे सकती है। वाह भाई वाह। हाँ भैया, जब से ये है हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। चक्की ओ चक्की, तू आज क्या लाई? गुलाब जामुन और रस मलाई। तो ये जादू है चक्की का, अद्भुत। इस नालायक को इतना सब मिल रहा है। दुनिया की हर अच्छी चीज तो बस मेरे पास होनी चाहिए। मैं ये इससे ले लूंगा। ये रही चक्की। और ये आज से मेरी हुई, मेरी प्यारी चक्की। हाँ, थक गया। चलो अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए। चक्की ओ चक्की, तू प्यारी है कितनी, चल दे दे मुझे समोसा और चटनी। अरे बस बस चक्की बस, ये तो रुक ही नहीं रही है, कोई रोको इसे। चक्की रुक जा। नहीं, मेरा तो पूरा घर भरा जा रहा है समोसे से, मर गया। बालू, बालू मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरी चक्की चुराई थी, पर अब मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे इसको बंद करना नहीं आता। क्या तुमने मेरे ही यहाँ चोरी की भाई? तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी? मुझसे मांग लिया होता। मेरा घर समोसों से भरा जा रहा है, चल ना मेरे भाई, बचा ले मुझको। चलो।
चक्की ओ चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। मालू, तुम ऐसा करोगे सोचा ना था। मैं अपनी चक्की ले जा रहा हूँ, ये समोसे तुम रख सकते हो। समोसा ले लो, समोसा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत साल मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ हाँ चलते हैं। पर भाइयों, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं, हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। माधव ने गुरुकुल में आज तक कुछ नहीं सीखा, फालतू में हम पे बोझ बना रहेगा। अरे नहीं, उसे भी ले लो। कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वो निकम्मा सी लायक है। ये ले माधव, मेरे 2 संदूकें हैं, ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा? हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लो भाई ऋषि, आम खाओ। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो, कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है। ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो। मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। उत्तम, मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, तुझे खुद तो कुछ आता नहीं है? कम से कम दूसरों को तो मत रोक। चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारीराम विनाशाय उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। चमत्कार, अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूं। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई, पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया। अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई, जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। चढ़ जा डरपोक, तू बस यही कर सकता है। जा, चढ़ जा पेड़ पे। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो, अब ये जिंदा हो जाएगा।
एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही कुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो? शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, शाप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए, फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर चलो, ये सामान अब मेरा हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक लकड़हारा था, गोविंद। गोविंद मेहनती था। वो रोज सुबह सुबह उठ के काम पे निकल जाता था। अरे पप्पू, उठो भाई, सुबह हो गई है। आज काम पे नहीं जाना क्या? जल्दी सुबह उठना धंधे और सेहत दोनों के लिए अच्छा होता है। अरे गोविंद, जा भाई, ज्ञान मत दे। मैं 12 बजे उठूंगा और काम पे जाऊंगा। वो पेड़ कहाँ भागे जा रहे वैसे भी? ठीक है, मैं तो सुबह जाके बड़े ध्यान से सिर्फ अच्छी क्वालिटी का लकड़ा ही काटता हूँ। खैर, मैं चलता हूँ। पप्पू आलसी था, उसे मेहनत करना पसंद नहीं था, इसलिए वो गरीब था और हमेशा मुश्किल में रहता था। अरे, यहाँ तो सारे पेड़ पतले और कच्चे हैं। मुझे मोटा और मजबूत लकड़ा चाहिए। यमुना नदी के पास जाके देखता हूँ, वहां जरूर मिलेगा। अरे, ये पेड़ तो बहुत बढ़िया है, ठीक जैसा मुझे चाहिए। इसका लकड़ा तो महंगा बिकेगा। गोविंद उस पेड़ के ऊपर चढ़ के एक मोटी डंगाल को काटने लगा। काटते काटते अचानक उसके हाथ को कुछ लगा और उसकी कुल्हाड़ी छूट के यमुना नदी में गिर गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई। अब तो खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा। बहुत नुकसान हो गया और सुबह सुबह से इतनी दूर आना भी व्यर्थ गया। हे यमुना मैया, मेरी मदद कर। गोविंद सर पकड़ के उदास नदी के किनारे बैठ जाता है। उसकी प्रार्थना सुन के तभी यमुना मैया प्रकट होती है। वत्स, तुमने मुझे याद किया? कहो, क्यों उदास हो तुम? माँ, मुझसे गलती से मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, अब खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अच्छा, निराश ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस दे सकती हूँ। तभी देवी ने एक कुल्हाड़ी प्रकट की, चमकदार सोने की कुल्हाड़ी। वत्स, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। गोविंद सोने की कुल्हाड़ी को देखकर अचंभित हो गया, पर वो धैर्य से बोला, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ ने एक और कुल्हाड़ी प्रकट की, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी। तो ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। ये तो बहुत अद्भुत कुल्हाड़ियाँ है माँ। मेरी कुल्हाड़ी तो सस्ती लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये मेरी नहीं है।
माँ ने एक बार फिर से कुल्हाड़ी निकाली। इस बार गोविंद की लोहे की कुल्हाड़ी, जिसे देखकर गोविंद ने फौरन पहचान लिया। हाँ माँ, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। वत्स, तुम एक मेहनती इंसान हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत प्रसन्न हुई। लो, ये तीनों कुल्हाड़ी तुम रख लो। ये सब तुम्हारी है, खुश रहो। और हाँ, ये पेड़ मुझे बहुत प्रिय है, इसको मत काटना। लो, मैं तुम्हें ये लकड़ा देती हूँ, इसे भी ले जाओ। मैं धन्य हो गया माते, मैं कभी इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलता हूँ, प्रणाम। तीनों कुल्हाड़ी और लकड़ा लेके गोविंद घर लौट जाता है। जैसे ही वो पप्पू के घर के पास से गुजरता है, पप्पू उसे देख के चौंक जाता है। अरे ये क्या, गोविंद तो वापस भी आ गया। लकड़े की कुल्हाड़ी लेके गया था, 3 कुल्हाड़ी लेके आया है, वो भी सोने चांदी सी चमकती कुल्हाड़ियां। और इतनी सारी लकड़ियां काट भी ली इसने। कुछ तो चक्कर जरूर है, पता लगाता हूँ। पप्पू गोविंद से जल भून जाता है। वो चुपचाप गोविंद का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचा। गोविंद अंदर जाता है और अपनी बीवी को आवाज देता है। अरे ओ भाग्यवान, चमत्कार हो गया, सब छोड़ो और यहाँ आओ। आ रही हूँ। क्या हो गया? अरे वाह, इतनी चमकदार कुल्हाड़ियाँ, जैसे सोने चांदी से बनी हो। ये कहाँ से मिली तुमको? आज ना कमाली हो गया। यमुना नदी के किनारे एक मोटा वृक्ष है। मैं आज उसे काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी गलती से यमुना में गिर गई। फिर वहां यमुना मैया प्रकट हुई और उन्होंने ही मुझे ये दी है। ये असली सोने चांदी की है। स्वयं यमुना मैया ने दर्शन दिए हमें। हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। ये सोने की कुल्हाड़ी मैं बेच आऊंगा, बहुत धन मिलेगा। और इस चांदी की कुल्हाड़ी को मैं माँ का आशीर्वाद मान के हमेशा संभाल के रखूंगा। ये सारी बात पप्पू दूर से चुपचाप सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है, मैं भी यही करूंगा। आज ही जाता हूँ यमुना के यहाँ पेड़ काटने। पप्पू यमुना नदी के पास जाके सभी पेड़ जांचता है। वो उस मोटे मजबूत पेड़ को फौरन पहचान लेता है, जो यमुना नदी के ऊपर होता है। यही पेड़ हो सकता है, बहुत विशाल है। चलो इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ इसको काटने के लिए। पेड़ विशाल था, पप्पू उस पे चढ़ भी नहीं पाता। फिर वो कुछ सोचकर ऐसे ही अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हे यमुना मैया, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दे। यमुना माँ प्रकट होती है, लेकिन वो उसे देख के समझ जाती है कि वो बेईमान है। ये इंसान तो पेड़ पे चढ़ा भी नहीं था। इसके शरीर पे बिल्कुल पसीना नहीं है। ये जरूर कोई बदमाश है, इसको सबक सिखाना होगा। फिर देवी अपनी जादू से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है। लो बस, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी? अरे नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ फिर अपनी जादू से दूसरी कुल्हाड़ी प्रकट करती है, इस बार चांदी की। ये? अरे नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार थी, एकदम सोने जैसी। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। और माँ सोने की चमकदार कुल्हाड़ी प्रकट करती है। हाँ, ये वाली, ये कुल्हाड़ी है मेरी। लाओ, दे दो मुझे, या चाहो तो तीनों कुल्हाड़ी मुझे दे दो।
तुम कपटी हो और मूर्ख भी। तुमने मुझसे झूठ बोला, अब इसकी सजा मिलेगी तुमको। ऐसा बोलकर देवी गायब हो गई। पप्पू की लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई। हाय, मेरी कुल्हाड़ी भी चली गई। मेरा तो नसीब ही खोटा है। उसको 3-3 कुल्हाड़ी और मुझे एक भी नहीं। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। पप्पू को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। पता नहीं उसने अपना सबक सिखाया नहीं। पर बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मेहनती और ईमानदार इंसान को हमेशा फायदा होता है, बेईमान का हमेशा नुकसान ही होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था चंबोली राम। चंबोली राम एक दिन जंगल से जा रहा था तो उसने एक जादुई मुर्गी देखी, चमकदार सुनहरी मुर्गी। अरे वाह, ये तो गजब मुर्गी है। इतना सुंदर मुर्गी तो हम कभी ना देखा अपनी जिंदगी में। वो उसे अपने घर ले आया और दाना खिला के पालने लगा। अगले दिन सुबह चंबोली मुर्गी के पास जाता है तो वहाँ उसे एक सुनहरा अंडा दिखता है। अरे, ये तो कोई मामूली अंडा नहीं है, ये तो सोने का अंडा है। प्रभु, तुमने हमारी सुन ली, हमारी गरीबी दूर कर दी। चंबोली अंडे को ले जाकर शहर में एक सुनार को बेच देता है। भीम जी भाई, ये हमरे पास थोड़ा सोना है, एक आग कितना दे सकत हो? वाह भैया, ये तो काफी सोना है। लाओ, ये हमको दे दो और ये पैसा तुम ले लो। हमरे भाग खुल गए। इतना पैसा तो हम कभी भी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ऐसे ही मुर्गी रोज एक अंडा देती और चंबोली राम रोज अंडा बेच देता और पैसों से अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा सामान ले आता। धीरे धीरे वो काफी अमीर हो गया और लोग उससे जलने लगे। ओ चंबोली भैया, कैसन बा? आजकल तो एकदम टिप टाप हो गए हो। जे बड़ा घर ले लिया है, कोनो लॉटरी लग गई है का? अरे नंदू, लॉटरी तो छोटी चीज होवत है। हमारी किस्मत तो ऊ से भी ऊपर है। बचपन से गरीब रहे, लेकिन भगवान ने इकट्ठे ही भेज दिया। अब देखो, हमको एक ऐसी मुर्गी मिली है जो रोज सोने का अंडा देवत है। हम रोज ओकू शहर जाके बेच आत हूँ, खूब माल मिलत है। रोज एक अंडा? वाह जी, भगवान तुम पे इतना मेहरबान है। पर तुम तो खैर मूर्ख ही हो। सोचो, जब एक अंडा रोज निकल आत है तो उनके पेट में कितने सारे अंडे होंगे। तुम्हारी जगह हम होते तो एक ही दिन में अमीर हो जाते। खैर चलो, हमको काम पे जाना है। अब हमरे पास तो कोनो ऐसी मुर्गी है ना। अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। जो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा दे सकत है, उसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे। नंदू तो बहुत काम की बात बोल गया। हे भगवान, बस एक ही सोने का अंडा। अब हम पे और इंतजार नहीं होता। आज हम इस मुर्गी का पेट काट के सारे अंडे निकाल लेंगे। ओह, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमारी मुर्गी मात, ये क्या हो गया? नंदू!
तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि ज़्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता और किसी के बोलने पे कुछ करने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए। ये कहानी है बहुत पुरानी। एक फार्म पे रहते थे एक नाना और एक नानी। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अजी सुनती हो, मैं फार्म पे जा रहा हूँ जानवरों को खाना देने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वाह, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आ जाओ, मुझे इंतजार रहेगा। और ये कह के नाना काम पे चले गए और नानी सोचने लगी कि क्या बनाना है। आज मुझे बेकिंग करनी है। मुझे चाहिए मैदा, थोड़ा बटर, खूब सारी चीनी। अरे ये अदरक कब से रखा है? इसका कुछ नहीं बनाया तो ये खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं जिंजर ब्रेड बनाऊं? मजेदार अदरक वाली जिंजर ब्रेड। इतना ही नहीं, मैं आदमी के शेप वाला जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। पहले आटा तैयार किया, अब इसको एक इंसान के शेप में काट देते हैं। गंजा जिंजर ब्रेड मैन। बिल्कुल इनके जैसा। अब चॉकलेट से 2 गोल गोल आंखें और ये प्यारी वाली स्माइल। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब बेकिंग के लिए तैयार है। इसको ओवन में रख देते हैं। फिर अब रुकना होगा। वक्त हो गया। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब पक के तैयार होगा। निकालते हैं। ये हमने इसे ओवन से बाहर निकाला। थैंक यू। अंदर कितनी गर्मी थी, अब ठीक लग रहा है। अरे रुक, जा किधर रहा है? तू भाग गया तो मेरे पति क्या खाएंगे? मुझे पकड़ेंगे तो खाएंगे ना। ये मैं चला। पकड़ो, कोई तो पकड़ो। और तभी जिंजर ब्रेड मैन पूरे जोर से वहाँ से भागा, घर के बाहर निकल गया, घास में होता हुआ खेत की तरफ। नानी भी उसका पीछा कर रही थी। मेरा यम्मी जिंजर ब्रेड, मैं आज तुझको खा के ही रहूंगी। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और जिंजर ब्रेड मैन भागता हुआ फार्म तक पहुंच गया। वहाँ उसको नाना जी ने देखा। उन्होंने देखा कि नानी भी पीछे पीछे भाग रही है, तो वो भी पीछा करने लगे। अरे पकड़ो उसको, यही तुम्हारा सरप्राइज है, एक जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर ब्रेड तो मेरे फेवरेट है, पर ये भाग क्यों रहा है? मैं इसको पकड़ लूंगा। इन बुढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। रुको मेरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर वो नन्हा जिंजर ब्रेड खेत में बकरियों के पास पहुँचा। मैं खाऊंगी इसे मस्त खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लगने लगी।
चलो बच्चों, इसको पकड़ के खाएंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। नानी नाना के बाद अब बकरियां भी पीछे लग गई, पर जिंजर ब्रेड बहुत तेज था। वो आगे आगे, सब पीछे पीछे। फिर वो जिंजर ब्रेड मैन पहुंचा मुर्गियों के पास। इसमें अनाज है, ये हमारा खाना है, इसको हम खाएंगे। चलो मुर्गियों। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मुर्गियां भी पीछे लग गई। अब जिंजर ब्रेड मैन निकला घोड़ों के आगे से, तेज भागता हुआ। ये खुशबूदार केक भाग रहा है। मीठा तो हमको भी पसंद है, हम तो इसको खाएंगे। सबसे तेज तो घोड़े ही भागते हैं, पकड़ लेंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। घोड़ों को देखते ही जिंजर ब्रेड मैन ने और तेज भागना शुरू कर दिया। कोई पकड़ नहीं पाया, बहुत दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वो पहुंचा एक नदी के किनारे। भाई, इसमें तो पानी है, इसमें नहीं जा सकता मैं। क्या करूं, क्या करूं? वहीं पास में बैठी थी मेनका मगरमच्छ। जिंजर ब्रेड मैन को देख के उसके भी मुंह में पानी आ गया। अरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? आगे मत जाना, घुल जाओगे। अरे वो लोग मुझे खा जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए हैं वो सब। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम्हारा गाना भी सुना। पर मैं तुम्हें बचा लूंगी माय फ्रेंड। मैं नदी में तैर सकती हूँ और तुमको उस पार ले जाऊंगी। पर तुम क्यों मेरी मदद करोगी? क्योंकि मैं हूँ मेनका मगरमच्छ, सबकी मदद करती हूँ और सब मेरे दोस्त हैं। खैर, मुझे अब जाना होगा। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये इतनी बुरी तो नहीं लगती है। मैं इसकी पीठ पे बैठूंगा तो ये मुझे खा भी नहीं पाएगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूँ। और फिर जिंजर ब्रेड मेनका की पीठ पे बैठ के गया। वो लोग नदी में चले गए। बाकी सब जिंजर ब्रेड मैन के पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंच गए। फिर उसको मगरमच्छ की पीठ पे बैठ के जाता देख उदास हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में, अरे तुम तो काफी भारी हो, पूरे 1 किलो होगे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तुम अगर मेरे सर पे आके नहीं बैठे तो डूब जाओगे। हम मगरमच्छ अपनी पीठ ज्यादा देर पानी के ऊपर नहीं रख पाते। सर पे बैठना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुमको तकलीफ तो नहीं दे सकता। और जिंजर ब्रेड मैन मेनका के सिर पे बैठ गया। फिर जल्द ही, ओह, पर अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा, बिल्कुल आंखों के बीच में। ऐसे तो मैं नहीं तैर पाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरी नाक पे बैठ जाओ, तब ठीक रहेगा। जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। नाक पे? उफ। ठीक है, पर जरा धीरे से, मैं गिर ना जाऊं। और घबराता हुआ जिंजर ब्रेड मैन मगरमच्छ की नाक पे बैठ गया। ये हुई ना बात, अब ये लो। और मेनका मगरमच्छ ने उसको हवा में उछाला और फिर मुंह में दबा लिया और खा गई। यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। हा हा हा। क्या सोचा था, मुझसे जीतोगे? मेनका मगरमच्छ सबसे तेज है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी शारीरिक तेज होना काफी नहीं होता, दिमाग से भी जीता जा सकता है।
एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा और उसकी बीवी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भीमा अपनी मछली पकड़ने के लिए रोज सुबह निकल जाता और शाम तक जो कुछ हाथ आता उसको बाजार में बेच आता। भीमा और उसका परिवार गरीब था, पर किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन रोज की तरह भीमा शाम को अपनी मछलियां बेचने के लिए बाजार गया। मछली ले लो, मछली, ताजी मछली, 10 का दो, 10 का दो। अरे ओ भैया, थोड़ा मछली लेके जाओ, एकदम ताजा मछली है। अच्छा, देखो तो जरा। ताजा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मछली तो बहुत छोटी छोटी है, मैं ये नहीं लूंगी। और उस खरीदार ने बाजू में ही दूसरे मछुआरे की मछली देखी। ये बात, ये होती है मछली, बड़ी और शानदार। कैसी दी भैया? बस 100 रुपया मेम साहब। 100 रुपया? बहुत महंगी है। आखिरी मछली है, आपके नाम की रखी थी, बस सब बिक गई। इतनी बड़ी मछली इतने में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गई, इसको तो मैं खा के ही रहूंगी। दे दो, ये लो 100 रुपए। थैंक यू मैडम, मेरा भी माल खत्म, मैं घर चलता हूँ। भीमा ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कहाँ वो 10 रुपए की 2 मछली बेच रहा है और कहाँ दूसरे मछुआरे ने एक ही मछली बेच के 100 रुपए कमा लिए। वो फौरन दूसरे मछुआरे के पीछे पीछे गया। भैया जी, 1 मिनट जरा मेरी बात सुनो। मैंने देखा आपने 100 रुपए में अपनी मछली बेच दी। एक ही मछली में इतना पैसा कमाया, कैसे करते हो? थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। आप भी सीखोगे? देख भाई, याद रख, जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। अपन अभी चलता है, बीवी वेट कर रही होगी। और ये सुन के भीमा भी सोचता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। मैं भी अब स्मार्ट बनूंगा, सिर्फ बड़ा हाथ मारूंगा। अब अगले दिन सुबह ही भीमा नदी में जाल डाल के बैठ गया। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई। उसने निकल के देखा तो उसमें कई छोटी मछलियां थी। अरे इतनी सारी मछली, पर ये तो सब छोटी है। मुझे तो बड़ी मछली चाहिए। पर ये हाथ आ गई हैं, तो इनको भी रख लेता हूँ। भीमा मछलियाँ रखने ही वाला होता है, तभी उसको दूसरे मछुआरे की बात याद आती है। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। फिर कुछ सोचकर भीमा ने सारी मछलियाँ नदी में छोड़ दी और फिर जाल लगाया और इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई। अरे जाल में हलचल हुई। निकालता हूँ, शायद इस बार बड़ी मछली हाथ लगी हो। अभी देखता हूँ। पर इस बार वैसी ही छोटी मछलियाँ थी जाल में। भीमा ने फिर सारी मछलियाँ नदी में वापस फेंक दी। भीमा बड़ा खिलाड़ी है, अब सिर्फ बड़ा हाथ ही मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये। फिर से जाल बिछाना होगा। अभी वक्त है, जरूर कुछ हाथ लगेगा। फिर भीमा इंतजार में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और जाल में फिर से हलचल हुई। हिला, जल्दी निकाल भीमे, बड़ी मछली पकड़ेगा आज तू, 100 रुपया कमाएगा। लेकिन हर बार के जैसे ही इस बार भी सिर्फ छोटी ही मछली फंसी थी जाल में। हाँ, फिर से वही। नहीं चाहिए मुझे छोटी मछलियां, फेंक दो इन्हें। फिर से जाल लगाता हूँ। अब तो वक्त भी निकला जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। भीमा अब जाल डाल के बैठा रहा।
पर रात तक भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ वापस घर लौटा। उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सुना पड़ा और वहाँ बाजार में मंगू अकेले मछली बेच रहा था। मछली गया 150 की एक, 150 की एक। भैया जी, कल ही तो 100 की लेके गई थी आपसे, आज इतना भाव क्यों? मैडम जी, मार्केट में सप्लाई नहीं है। अक्खे मार्केट में मछली सिर्फ मेरे पास मिलेगा, 150 का ही भाव लग पाएगा। अपन भी पीछे ज्यादा पैसा देके लेता है। ठीक है, लो 150 रुपया और वो वाली दे दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच करने से नुकसान ही होता है। हमको जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की अच्छी चीज देख के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और आपका प्रतियोगी आपको सही सुझाव दे ऐसा जरूरी नहीं है।